उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार, पूर्वोत्तर डायरी के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं प्राची प्रिया। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी में हर सप्ताह हम आपको ले चलते हैं भारत के उन हिस्सों में जहां पहाड़ सिर्फ ऊंचाई नहीं, पहचान है, जहां नदियां सिर्फ बहती नहीं, इतिहास और संस्कृति की कहानियां कहती हैं, और जहां परंपराएं समय के साथ खोती नहीं बल्कि अधिक जीवंत और समृद्ध हो जाती हैं। सिक्किम की बर्फीली दर्रों से लेकर नागालैंड की पहाड़ियों में गूंजते सुरों तक, त्रिपुरा के खेल मैदानों से लेकर असम की विकास परियोजनाओं तक, पूर्वोत्तर भारत हर कदम पर एक नई कहानी कहता है। आज के इस अंक में सबसे पहले हम चलेंगे सिक्किम की ऊंचाइयों की ओर, जहां 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चोला में रणभूमि दर्शन पहल के जरिए सीमा और युद्ध क्षेत्र पर्यटन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। इसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे पर एक खास बातचीत हमारे सहयोगी उत्पल कुमार और आकाशवाणी गुवाहाटी के संवाददाता अमिनुल हक जद्दर के साथ। फिर बात करेंगे त्रिपुरा की, जहां अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स 2025 ने साहस, आत्मविश्वास और समावेशन की मिसाल पेश की। और अंत में रुख करेंगे नागालैंड की ओर, जहां संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जनजातीय स्मृति और पहचान है। हम आपको परिचित कराएंगे चांग नागा जनजाति के पारंपरिक मुखवाद्य कोंकिन से। पर्यटन के एक नए दौर का आगाज हुआ है। अब सैलानी 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चोला और डोकलाम जैसे ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्रों का दर्शन कर सकेंगे, जो अपनी रणनीतिक अहमियत और वीरता की कहानियों के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य देश के युवाओं को भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास से जोड़ना और सीमावर्ती गाँवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। आइए सिक्किम से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट सुनते हैं। सिक्किम ने रणभूमि दर्शन के पहल के तहत छोला और डोकलाम को औपचारिक रूप से खोलकर सीमा और युद्ध क्षेत्र पर्यटन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने प्रथम बैच के राइडर्स को हरी झंडी दिखाकर इन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती स्थलों को पर्यटकों के लिए खोल दिया, जिससे दूरस्थ सीमा गांवों में विकास को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने कहा कि सरकार वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत अंतिम गांव पहले के दृष्टिकोण को अपनाकर सीमा क्षेत्रों में तेजी से बुनियादी ढांचा विकसित कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ही परिकल्पना है कि हमारा अंतिम विलेज को पहला डेवलप करे। वाइब्रेंट विलेज के कारण आज हर बॉर्डर एरिया, जितना भी हमारा बॉर्डर एरिया है, उसको डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसी के तहत विशेष रूप से भारत सरकार और विशेष रूप से हमारा आर्मी का पहल के कारण और राज्य सरकार के पहल के कारण, राज्य सरकार के टूरिज्म के पहल के कारण आज से आधिकारिक रूप से छोला और डोकलाम का जो बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कम्प्लीमेंट्री के रूप में हम लोग ने टूरिस्ट को भी हम लोग भेज रहे हैं और बाइकर को भेज रहे हैं, ताकि ऐसा करने से क्या होगा, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा और वहाँ का जो भी हैबिटेशन वो भी अच्छा रहेंगे और जो हमारा वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत जो डेवलपमेंट है उनका भी एक मतलब उनका भी बेनिफिट हो जाएंगे। विशेष रूप से मैं
आर्मी को मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष रूप से जो भी पहला डेवलपमेंट हुआ है उससे अलावा भी अगर कोई भी करना है, अभी शुरू है, तो जितना भी काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, हम लोग करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि छंगू में जो प्रतिदिन जितना गाड़ियां जाता है टूरिस्ट को लेकर, वहां पर पार्किंग का फैसिलिटी नहीं था, लेकिन हम लोग ने पार्किंग का कंस्ट्रक्शन भी काम शुरू कर दिया है। तो हम लोग हर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर टूरिस्ट का सुविधा को देख के हम राज्य सरकार की तरफ से हर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम हम लोग करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन विकास की पहल उत्तरदायी सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने, कनेक्टिविटी मजबूत करने और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर सृजित करने पर केंद्रित है, जिसमें भारतीय सेना और पर्यटन विभाग का सक्रिय सहयोग शामिल है। सिक्किम द सिल्क रूट ड्राइव शीर्षक वाली सुपर कार रैली ने कार्यक्रम को और गति प्रदान की, जो सैन्य नागरिक सहयोग का प्रतीक उभरी है और रणभूमि पर्यटन की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ाई। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमदर ने इस रैली को एक प्रतीकात्मक आयोजन बताते हुए कहा कि यह नागरिक और भारतीय सेना के बीच मजबूत संबंधों का प्रतिबिंब है। Today we are here for the supercar. I was thinking what to say. I think this is a very symbolic event. Supercars would symbolize that India is heading to become a super economy in the near future. Supercars would also symbolize the symbiotic relationship with a super organization which is the army. And together, I think this event showcases the true strength and might of the Indian Army with the Indian economy. It's a heady combination, I assure you. छोला प्रेरणा स्थल पर गण्यमान्य अतिथियों ने सन 1967 के संघर्ष के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की, जिसे यह संदेश गया कि पर्यटन के साथ साथ स्मरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने छोला और नथुला की राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रणभूमि दर्शन नागरिकों, विशेषकर युवाओं को भारत की रक्षा विरासत से जुड़ता है। राज्यपाल ने छोला प्रेरणा स्थल पर प्रकाश डालते हुए विशेष रूप से मेजर जनरल सगत सिंह की वीरता को याद किया और कहा कि यह स्थल आने वाली पीढ़ियों को शहीदों की गाथाओं से प्रेरणा देता रहेगा। सिक्किम में 11 सितंबर को नाथुला दिवस मनाया जाता है, लेकिन नाथुला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी बहुत डिटेल चर्चा कहीं नहीं होती। जब मैंने ये अध्ययन किया तो हम सबके मस्तिष्क में 1962 का वार चाइना का हमारे दिमाग में जमा हुआ है। विशेष करके मैं जो कार रैली में आए मेरे भाई और बहनों को बताना चाहता हूँ, और हम सबको पता है कि बड़ी भारी मात्रा में चाइनीज ने हमारा कैजुअलिटी भी की और हमारी लैंड भी ले ली, लेकिन 1967 की घटना शायद उस समय तक किसी को पता नहीं थी, मुझे भी नहीं थी। तो ये जो 2-3 घटनाएं आपने देखी है, चौला और नाथुला 67 की घटना है। चाइनीज की जो रियायतें थी और ये तीनों स्थान जनता के लिए खुले नहीं थे। आप अभी नाथुला भी गए हैं, डोकला भी गए हैं, लेकिन इस हिस्ट्री को हमारे मस्तिष्क में रखना। प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए सेना ने इस पहल के उद्देश्यों को रेखांकित किया। मेजर जनरल एमएस राठौड़ ने कहा कि आर्मी डे के दिन शुरू किया गया रणभूमि दर्शन छोला जैसे ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्रों को जन जागरूकता के लिए खोलने का प्रयास है, जो सैन्य नागरिक सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं दिलीराम दुलाल।
और अब कार्यक्रम का विशेष संवाद श्रोताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे की, जिसकी विकास की दृष्टि से एक बहुत बड़ी अहमियत है। इसी विषय पर हमारे सहयोगी उत्पल कुमार की बातचीत सुनते हैं आकाशवाणी गुवाहाटी के संवाददाता अमीनुल हक जद्दर के साथ। नमस्कार अमीनुल जी, अभी प्रधानमंत्री का 2 दिन का जो असम दौरा था वह किन किन मायनों में महत्वपूर्ण है? नमस्कार। प्रधानमंत्री जी का जो 2 दिन का असम दौरा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है असम के लिए, क्योंकि इस 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका उन्होंने उद्घाटन भी किया और एक महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्री है उनके लिए उन्होंने भूमि पूजन किया। पहला था जब 20 तारीख को उन्होंने जब असम पहुंचे तो उन्होंने गुवाहाटी जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट का एक नया टर्मिनल बिल्डिंग का उन्होंने उद्घाटन किया। उस टर्मिनल बिल्डिंग को 4000 करोड़ रुपए से बनाया गया है और ये बहुत ही यूनिक है। यूनिक इसलिए है, पूरा टर्मिनल बिल्डिंग का जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है जी वो बेम्बू बेस्ड है। जो असम में बाज होता है बेम्बू, वो बहुत वैरायटी का मिलता है, तो उसी को थीम के ऊपर बनाया है और मोटिव यूज किया है जो असम का एक ऑर्किड है, कोपू फूल है, फ्लावर है, उस फूल के थीम यूज किया गया है वो एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल बिल्डिंग है वो बनाने में। पर्यावरण अनुकूल है। हाँ, पर्यावरण अनुकूल भी है। और एक महत्वपूर्ण बात ये है, ये टर्मिनल बनने से असम का जो टूरिज्म भी बढ़ेगा। और एक्चुअली ये गुवाहाटी का जो गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसका भी पहले का जो कैपेसिटी था, जो पुराना मतलब एग्जिस्टिंग जो टर्मिनल है उसमें कैपेसिटी है 30 लाख लोग, मतलब प्रतिवर्ष जो यात्रियों को सर्विस देने का कैपेसिटी है 30 लाख। तो ये टर्मिनल बनने से 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों को सर्विस दे पाएगा ये नया टर्मिनल। और बहुत ही सुंदर है टर्मिनल है और दुनिया भर के लोग तारीफ कर रहे हैं ये टर्मिनल बिल्डिंग का जो डिजाइन है, इस डिजाइन को देखकर। और प्रधानमंत्री ने किन किन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया है वहाँ पर? टर्मिनल बिल्डिंग का, न्यू एयरपोर्ट का ये किया है। और उसी शाम को प्रधानमंत्री एक पब्लिक रैली भी अटेंड किया है और एक मीटिंग भी अटेंड किया है, लोगों से भी बातचीत किया। पूरा रास्ते में एयरपोर्ट से पूरा गुवाहाटी के बीचों बीच ही उस पब्लिक रैली को अटेंड किया है, लोगों से बातचीत किया, लोगों से पूछा, लोगों का राय लिया। और दूसरे दिन मतलब आज सुबह प्रधानमंत्री को असम का जो रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर, वो बहुत विशाल रिवर है, नदी है, और रिवर टूरिज्म प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में एक नया टर्मिनल बनाया है। लास्ट महीने ही ये हमारा वित्त मंत्री जी ने उद्घाटन किया है। उस टर्मिनल से प्रधानमंत्री ने एक क्रूज शिप में बैठकर 25 छात्राओं से परीक्षा पे चर्चा किया उस क्रूज शिप की। इसके थ्रू प्रधानमंत्री सारा दुनिया को बताना चाहता है, दुनिया और भारत के लोगों को, पूरा देशवासियों को बताना चाहता है कि असम में रिवर टूरिज्म का भी अपॉर्चुनिटी है, आप असम में आइए और रिवर टूरिज्म का भी आनंद लीजिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने शहीदों को स्मरण करने के लिए असम सरकार ने एक स्मारक बनाया है। उस स्मारक को भी तो प्रधानमंत्री जी ने उस स्मारक को वहां पे गए और उन शहीदों को याद करके प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दिया उन शहीदों को। उसके बाद प्रधानमंत्री जी नामरूप में भूमि पूजन किया है एमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट का नामरूप में। ये बनने से असम के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी प्रमोट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजर बाहर से खरीदना पड़ता है। तो इस प्रोजेक्ट से जब शुरू हो जाएगा फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट, तो असम जो इम्पोर्टिंग स्टेट था वो तो इम्पोर्ट छोड़िए एक्सपोर्ट करने लगेगा असम फर्टिलाइजर। पूरा नॉर्थ ईस्ट को तो मिलेगा ही, पूरा देश के बाहर भी बेच सकता है फर्टिलाइजर। वही एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, दूसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री के दौरे पे। तो मतलब प्रधानमंत्री का यह दौरा किसानों के लिए भी फायदेमंद है, टूरिस्टों के लिए भी फायदेमंद है, छात्रों के लिए भी फायदेमंद है, स्टूडेंट के भी है, जो रिवर के जो टूरिज्म है, टूरिस्ट सेक्टर जैसे टूरिस्ट गाइड के लिए भी फायदेमंद है, जो व्हीकल होता है, जो कार सर्विस देता है, कार रेंटल सर्विस, उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि रिवर टूरिज्म भी बढ़ेगा और एयरपोर्ट भी डेवलप हुआ है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट असम को बहुत प्रायोरिटी दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की इच्छा है जो असम है, असम पूरा भारत का एक रास्ता बने, विकसित भारत का रास्ता बने। प्रधानमंत्री उम्मीद कर रहे हैं कि असम का स्कोप है डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारा डेवलपमेंट के लिए स्कोप है,
और असम एक रोड बनेगा, पूरा विकसित भारत का रोड बनेगा। प्रधानमंत्री का ये असम के लोगों को आज पब्लिक मीटिंग भी नामरूप में अटेंड किया। उस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने कहा सेंटर पूरा सपोर्ट करेगा असम के डेवलपमेंट के लिए। ये असम प्रधानमंत्री ये भी कहा है असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए ही सेंटर मतलब कमिटेड है डेवलपमेंट के लिए। जो अंडर डेवलप एरिया है, जैसे आप विमान देखिए, विमान असम में पिछले 11 सालों में असम में ही 3 नए एयरपोर्ट खोले गए हैं और ट्रेन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रेन लाइन जो है कंप्लीट हो गया है। नए जो नेशनल हाईवे है उनका 4 लाइनिंग हो रहा है और काम बहुत सारे प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री जब एक स्टेट का जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं को सभी जानकारी देने के लिए। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब बात विज्ञान से जुड़े अहम खोजों के बारे में। करीब 115 वर्षों के अंतराल के बाद अरुणाचल प्रदेश के उच्च हिमालय वेटलैंड में एक दुर्लभ जलीय पौधे की फिर से हुई खोज ने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है, जो न केवल राज्य की समृद्ध जैव विविधता को रेखांकित करती है, बल्कि ये भी संकेत देती है कि हिमालय का ये संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र अब भी काफी हद तक संरक्षित और संतुलित बना हुआ है। आइए सुनते हैं हमारे ईटानगर संवाददाता मनोज कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और उत्साहजनक वैज्ञानिक खोज के तहत लगभग 115 वर्षों के बाद एक दुर्लभ जलीय पौधा रेनिकुलस ट्राइकोफिलस को तवांग जिले के उच्च हिमालयी वेटलैंड में फिर से खोजा गया है। ये पौधा आखिरी बार वर्ष 1909 में सिक्किम में दर्ज किया गया था और अब पहली बार अरुणाचल प्रदेश में इसकी आधिकारिक उपस्थिति दर्ज की गई है। ये खोज तवांग के पास स्थित पीटीशो लेक के आसपास लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर की गई है। रेनिकुलस ट्राइकोफिलस एक शीत जल में उगने वाला जलीय पौधा है जो ठंडे, स्वच्छ और ऑक्सीजन युक्त पानी में पनपता है। इसके पतले धागे जैसे पत्ते पानी के भीतर फोटोसिंथेसिस में सहयोग करता है, जबकि इसके छोटे सफेद फूल इसे अन्य पौधों से अलग पहचान देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इतने लंबे समय बाद इस पौधे का दोबारा मिलना ये दर्शाता है कि तवांग क्षेत्र की उच्च हिमालयी वेटलैंड्स अब भी प्राकृतिक रूप से काफी हद तक सुरक्षित और संतुलित है। ये पौधा एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर स्पीसीज भी माना जाता है, यानी इसकी उपस्थिति पर्यावरण की सेहत का संकेत देती है। ये खोज न केवल अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करती है, बल्कि ये भी याद दिलाती है कि ऐसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों को जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप से बचाना कितना जरूरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खोज भविष्य में हिमालयी जैव विविधता पर और गहन शोध का रास्ता खोल सकती है। नॉर्थ ईस्ट डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा। और अब रुख करते हैं त्रिपुरा की ओर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2025 के अवसर पर त्रिपुरा में राज्य स्तरीय खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों की अद्वितीय प्रतिभा और उनके अटूट साहस को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए दिव्यांगजनों को साहस और संकल्प का प्रतीक बताया और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण, विशेष पुनर्वास केंद्र और आधुनिक खेल सुविधाओं जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर जोर दिया गया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से जिला स्तर पर चुने गए दिव्यांग खिलाड़ी अपनी शारीरिक सीमाओं को पीछे छोड़कर राज्य का मान बढ़ा रहे हैं, जिन्हें सरकार द्वारा आधुनिक उपकरण और आर्थिक सहायता प्रदान कर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जा रहा है। आइए हमारे त्रिपुरा संवाददाता से एक विस्तृत रिपोर्ट सुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2025 के अवसर पर त्रिपुरा सरकार के सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग और युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग के संयुक्त आयोजित में राज्य स्तरीय खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा के खेल क्षेत्र में राजनीति का कोई स्थान नहीं है और यहाँ केवल प्रतिभा को ही प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि खेल लोगों को, खासकर युवाओं को, नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ी साहस, आत्मविश्वास और मजबूत इच्छा शक्ति के उदाहरण हैं। उन्होंने साबित किया है कि शारीरिक सीमाएं कभी भी प्रतिभा और सफलता में बाधा नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि खेल का जाति, धर्म या रंग नहीं होता है और खेल समाज को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं है, जरूरत है मजबूत संकल्प, स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर मेहनत की। नियमित अभ्यास से खिलाड़ी सफलता हासिल करते हैं। खेल न केवल शरीर को मजबूत बनाते हैं बल्कि मानसिक शक्ति, अनुशासन और आत्मसम्मान भी बढ़ाते हैं। पैरा खिलाड़ियों की भागीदारी से समाज में समावेशी सोच को बढ़ावा मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेलो इंडिया पहल के अनुरूप राज्य सरकार खेलो त्रिपुरा कार्यक्रम के माध्यम से खेलों को सभी के लिए सुलभ और समावेशी बना रही है। पैरा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, सुविधाओं, आधुनिक खेल ढांचे, उन्नत उपकरणों और आर्थिक सहायता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार खेलों के महत्व को समझती है और खिलाड़ियों का सम्मान करती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पैरा गेम्स की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी और ये प्रतियोगिता हर वर्ष सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, जिसे राज्य के लोग सराह रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि अब त्रिपुरा के खेल क्षेत्र में केवल योग्यता ही चयन का आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनौतियां सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन असली ताकत कठिनाइयों को पार कर आगे बढ़ने में है। उन्होंने कहा कि मानसिक शक्ति शारीरिक क्षमता से कहीं महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के तहत एक्ट ईस्ट नीति, हीरा मॉडल और अष्ट लक्ष्मी जैसी योजनाओं से त्रिपुरा एक प्रगतिशील राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों से आत्मविश्वास बनाए रखने और खेलों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास और मेहनत से ही सफलता मिलती है। खेल शरीर और मन को मजबूत बनाने के साथ साथ नशे से दूर रहने में भी मदद करते हैं। उन्होंने पैरा गेम्स की सफलता की कामना की। राज्य में दृष्टि बाधित बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए वाक चिकित्सा सुविधाओं वाले पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पात्र दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए दिव्यांगता भत्ता और बाल देखभाल भत्ता भी लागू किया गया है। इस प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागी जिला स्तर पर चयनित होकर राज्य स्तर पर भाग ले रहे हैं। यहाँ के विजेता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम के दौरान माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी दिव्यांग विद्यार्थियों और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले दिव्यांगजनों को प्रतीकात्मक रूप से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने दिव्यांग लाभार्थियों को विवाह अनुदान, निर्मला स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सुरक्षा पेंशन और सहायक उपकरण भी वितरित किए। समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। पूर्वोत्तर डायरी के लिए निखिल कुमार। अब चलिए नागालैंड, जहां पहाड़ियों में आज भी परंपरा की धुनें गूंजती हैं। नागालैंड में संगीत केवल ध्वनि नहीं बल्कि विरासत और पहचान है। राज्य की जनजातियां अपने आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से अद्वितीय वाद्य यंत्र तैयार करती है। चांगनागा जनजाति का पारंपरिक मुखवाद्य कोंकेन इन्हीं में से एक है। कोमल लेकिन भावपूर्ण ध्वनियां निकालने वाला ये वाद्य मुख्य रूप से महिलाएं बजाती हैं और ये गांव के त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों का एक अहम हिस्सा है। नकन्यूलम जैसे फसल उत्सवों में कोंकिन की धुनें आभार, आनंद और सामूहिक एकता का प्रतीक बन जाती हैं। आधुनिक समय में भी इस वाद्य को सहेजने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं ताकि नागालैंड की संगीत परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। आइए सुने एक रिपोर्ट।
नागालैंड में संगीत केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि विरासत, स्मृति और पहचान है। यहाँ का पारंपरिक संगीत जनजातीय जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र वहाँ के प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक विश्वासों और सामाजिक परंपराओं को दर्शाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे ये वाद्य यंत्र आज भी कहानी कहने, धार्मिक अनुष्ठानों और सामुदायिक जुड़ाव का अहम माध्यम बने हुए हैं। नागालैंड की संगीत की सबसे खास बात इसकी जनजातीय विविधता है। राज्य की 17 प्रमुख जनजातियों के अपने अपने अलग वाद्य यंत्र हैं, जो स्थानीय परंपराओं, कारीगरी और आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से बने होते हैं। ये सभी मिलकर नागालैंड की पहाड़ियों में एक अनोखी और समृद्ध संगीत परंपरा रचते हैं। इन वाद्य यंत्रों में तार और मुख से बजाए जाने वाले वाद्य खास स्थान रखते हैं। चाखेसांग और अंगामी जनजातियों द्वारा बजाया जाने वाला एक तार वाला वाद्य ताती अपने भावपूर्ण सुरों के लिए जाना जाता है, जो पारंपरिक गीतों और नृत्यों के साथ बजाया जाता है। ऐसा ही सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण वाद्य है कोंकिन। कोंकिन चांग नागा जनजाति का एक पारंपरिक मुख्य वाद्य है। इसे खास किस्म के बांस से बहुत सावधानी से बनाया जाता है। ये वाद्य कोमल लेकिन भावपूर्ण ध्वनियाँ निकालता है। परंपरागत रूप से कोंकिन महिलाएं बजाती हैं और ये गांव के त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों का अहम हिस्सा है। चांग समुदाय के प्रमुख त्योहार नकुन युलुम के दौरान महिलाएं कोंकिन बजाती हैं। ये त्योहार बाजरे की अच्छी फसल के बाद खुशी और संतोष का प्रतीक होता है। बाजरा समुदाय के लिए पवित्र माना जाता है और इसी से त्योहार के समय पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। कोंकिन की धुनें धन्यवाद और उत्सव की भावना को दर्शाती है। ये वाद्य एक ही बांस की पट्टी से बनाया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में धातु का भी उपयोग किया जाता है। इसे मुंह के पास रखकर बजाया जाता है और इसमें लगी एक पतली जीभ या तार को उंगली से छेड़ा जाता है। मुंह की गुहा प्राकृतिक गूंज का काम करती है, जिसे सांस और होठों की हलचल से सुर और स्वर में बदलाव आता है। नागालैंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र केवल संगीत के साधन नहीं है, बल्कि संस्कृति, इतिहास और पहचान के प्रतीक हैं। हर स्वर में धरती, लोगों और उनकी जीवन शैली की कहानी छिपी है। आधुनिकता के इस दौर में जब दूर दराज के गांव बदल रहे हैं, तब इन पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बचाने और आगे बढ़ाने के प्रयास तेज हो रहे हैं। संगीतकार, बुजुर्ग और सांस्कृतिक संरक्षक मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि नागालैंड का संगीत उसकी पहाड़ियों और घाटियों में गूंजता रहे और आने वाली पीढ़ियों तक परंपरा की लय बनी रहे। कोहिमा से पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं वैष्णवी। श्रोताओं, आज के अंक के लिए बस इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है? आप अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारा पता है airnsd@gmail.com। हमें व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने संदेश को भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े समाचार, गतिविधियां, रिपोर्ट, सूचनाएं लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति थी। आलेख और संकलन उत्पल कुमार, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।